आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो। तो हम लोग इससे पहले लेक्चर 5 में जो है पढ़े थे कि जो हमारा वाष्प दाब है उसका अनुमान क्या होता है। ठीक है, तो आप जो है उसको वीडियो को देख लीजिएगा जो है। तो आज हम नए टॉपिक शुरू करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि पहले तो हमें क्वथनांक जानना होगा, बॉइलिंग पॉइंट जानना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें तो बॉइलिंग पॉइंट जानना होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है तब तो जानेंगे, उसमें एलिवेशन क्या हो रहा है। तो किसी ताप पर किसी द्रव का, जब किसी दिए गए ताप पर या किसी ताप पर, ठीक है, द्रव का जो दाब होगा उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वो उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो, बॉयल करने लगे, उबलने लगे, तो उस ताप को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। अब एज्यूम करो आपके पास कोई शुद्ध विलायक ए है। ये क्या है, शुद्ध विलायक है। आपके पास क्या है, शुद्ध विलायक, और आपने इसको एक बर्तन में ले लिया, एक पात्र में ले लिया। ठीक है, अब आपने इसे एक पात्र में ले लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। तो कुछ क्या होगा, ये कुछ देर बाद क्या होगा, बॉईल करना चालू कर देगा, बॉईल करना चालू कर देगा। अर्थात आपने एक शुद्ध विलायक लिया ए, तो आपने उसको हीट किया, तो वो कुछ देर बाद बॉईल करने लगा। जो टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो अब इन क्वथनांक को डिफरेंट मतलब इफेक्ट कौन करता है, इस क्वथनांक को इफेक्टेड कौन करता है। तो इफेक्टेड कैसे, कौन कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है। तो अगर हम इसमें कोई वाष्पशील पदार्थ मिलाएं, तब वाष्पशील का मतलब यही होता है कि जो जल्दी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेकिन अगर यही हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए, तब तो भाई बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा बदलाव आया। इसका टेम्परेचर अगर 100 था, इसका टेम्परेचर अगर 100 था, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगा। तो अगर आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ लिया और एक वाष्पशील पदार्थ लिया है, दोनों ये लिक्विड है, इसमें आपने वाष्पशील, इसमें जो है वाष्पशील पदार्थ आपने डाला, वाष्पशील, और ये जो है अवाष्पशील, आपने क्या डाला, अवाष्पशील, नॉन वायलेट, और ये आपका शुद्ध विलायक है। तीनों है। अब तीनों को गर्म करिए, तो देखेंगे अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो ये जो होगा लगभग 105 या 108 के बीच में उबल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ मिला है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो है ये 120 होगा, 130 हो सकता है, या 110 हो सकता है। मतलब इनमें और इनमें अंतर रहेगा, जो आपको दिख जाएगा कि हाँ इतने का अंतर है। तो अंतर कुछ दिख रहा है, कुछ अंतर हुआ। अर्थात क्या हुआ, अगर हम किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, अवाष्पशील, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर वाष्पशील डालेंगे तो क्वथनांक में ज्यादा अंतर आएगा ही नहीं, मतलब बढ़ोतरी होगी या 2-3 टेम्परेचर की। ठीक है, तो अवाष्पशील से ही हम करेंगे, तो वाष्पशील लेंगे नहीं, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ वाष्पशील नहीं लेंगे। तो देखो अब परिभाषा, माना अगर हम देखो पहले क्वथनांक जान लें फिर से एक बार। क्वथनांक है क्या, वह ताप जिस पर कोई द्रव बॉईल करने लगे, वही क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। अब चलो, ये हमने शुद्ध विलायक माना, कोई शुद्ध विलायक ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, T0 है बाबू। कितना है, T0 है। मतलब ये T0 टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। तो
यदि हम उसमें कोई आवाजशील पदार्थ मिला दिए, यदि हम उसमें कोई आवाजशील पदार्थ मिला दें तो क्या होगा, तो जैसे हम आवाजशील पदार्थ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। अर्थात तो विलयन का जो टेम्परेचर होगा वो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। मतलब विलयन का क्वथनांक जो है वो टी है। ठीक है, तो देखो अभी आपने क्या देखा, आवाजशील पदार्थ मिलाने से विलयन की क्या हो गई, क्वथनांक बढ़ गया, विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। तो उन्नयन का मतलब, एलिवेशन का मतलब कितना बढ़ा है वही अंतर निकाल के दे दीजिए आप। तो देखो कैसे परिभाषा बनाएंगे, पहले परिभाषा बना लेते हैं। माना एक शुद्ध विलायक ए है जिसमें आवाजशील पदार्थ मिलाने पर वो विलयन हो गया, विलयन। बी है, क्या है, विलयन बी है। तो माना शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो टी नॉट है। माना शुद्ध विलायक ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक का क्वथनांक वो कितना है, टी नॉट है। माना शुद्ध विलायक का बॉयल क्वथनांक टी नॉट है तथा उसमें आवाजशील पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक टी नॉट हो गया। मतलब जो बी है वो सोल्यूशन हो गया। क्या होगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बीपी वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। तो कोई आवाजशील पदार्थ मिलाने पर विलयन बी का क्वथनांक टी है। तो देखो जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई आवाजशील विलयन, जब हम किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, क्या करते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई आवाजशील पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है, तो विलयन का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे नहीं, देखो माना किसी शुद्ध विलायक में कोई आवाजशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो देखो शुद्ध विलायक के बाद क्वथनांक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को, मतलब शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है टी नॉट और विलयन का जो है टी है, इनके बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा गाइस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा और विलायक का कम। तो देखो डेल्टा टी भी बराबर टी माइनस टी नॉट, ये क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। हम अभी इसको नोट करो जल्दी से, इसके साथ ले लो। ये लेट होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगर हम एक ग्राफ ले लें, अगर हम एक ग्राफ ले, क्या ले ले बाबू, ग्राफ ले ले, क्या, एक ग्राफ ले। अगर हमने एक, ये सॉल्वेंट हो गया आपका और ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। इधर आपने टेम्परेचर ले लिया, क्या ले लिया, टेम्परेचर। इधर आपने वाइपर प्रेशर ले लिया, वाइपर प्रेशर इस तरह से लिख दे रहा हूं, वाइपर प्रेशर बीपी, वाइपर प्रेशर आपने ले लिया, ठीक है। अब अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये कुछ देर पे उबलना चालू हो जाएगा, उबलना चालू हो जाएगा। तो इसका जो वाइपर प्रेशर होगा, देखो वो कुछ यहाँ होगा, क्या होगा, कुछ यहाँ होगा, और ये क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पीएस। ये वाइपर प्रेशर था, वीपी वाइपर प्रेशर। अब ये क्या हो गया, सोल्यूशन का वाइपर प्रेशर पीएस हो गया। अब इसी टेम्परेचर पे, मतलब इस टेम्परेचर पे देख रहे हैं हम क्या हो जा रहा है, जो सॉल्वेंट का वाइपर प्रेशर है वो ज्यादा है, सोल्यूशन का कम हो गया। फिर टेम्परेचर बढ़ाओ,
मान लो यहाँ ले लें, तो कुछ इतना बड़ा, और सॉल्यूशन का वाइपर प्रेशर ज्यादा है, वाइपर प्रेशर ज्यादा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसका वाइपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो विलयन होगा उसका वाइपर प्रेशर कम होगा, उसका वाइपर प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो अंतर आया, इन दोनों टेम्परेचरों के बीच में अंतर आया, तो हमने देखा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, टेम्परेचर देखो अगर ये ज्यादा है ऊपर वाले का कम है, तो क्या होगा ऐसी अवस्था में जो इनके बीच का अंतर है, मतलब जो टीवी क्वथनांक का उन्नयन वो किसके समानुपाती है, जितना देखो ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है। मतलब हम ग्राफ से देख रहे हैं कि जो जितना हमारा क्वथनांक का अंतर आ रहा है, जितना हमारा क्वथनांक का डेल्टा टीवी आ रहा है, डेल्टा टीवी, उतना ही वाइपर प्रेशर में भी अंतर आ रहा है, मतलब डेल्टा पी आ रहा है, डेल्टा पी आ रहा है। तो क्या हो गया कि जो क्वथनांक का उन्नयन था, जो क्वथनांक का उन्नयन है वो किसके समानुपाती है बाबू, किसके समानुपाती है, वाइपर प्रेशर के अवनमन के, वाइपर प्रेशर के अवनमन के, वाइपर प्रेशर के अवनमन के समानुपाती है। ठीक, तो ऐसी अवस्था में राउल्ट के नियम से हम क्या जानते थे, राउल्ट के नियमानुसार क्या सीखे थे हम, वाइपर प्रेशर में जब राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे तो राउल्ट ने क्या कहा था कि जो वाष्प दाब का अवनमन होगा, जो वाष्प दाब का अवनमन होगा, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, उसके विलेय के मोलों के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। अर्थात इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, अर्थात देखो जो अवनमन है पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो डेल्टा टीवी होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस एन, यदि लेफ्ट बराबर कैपिटल एन। ठीक है, ये क्या हो गया, आप कह रहा है कि अगर हमने, ठीक है, विलायक ज्यादा लिया है, विलायक क्या लिया है ज्यादा, और उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम मिलाई, मान लो हमने 1 लीटर जो है, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, अब उसमें बस केवल 10 ग्राम 5 ग्राम आपने कोई वाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ डाला है, मतलब 1 लीटर पानी है आपका, उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम ही आपने डाला है, तो विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलायक की मात्रा ज्यादा है और विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है। तो जब मात्रा कम है तो मोलों की संख्या भी क्या आएगी, कम आएगी। तो माना जो सोल्यूशन का विलयन, सोल्यूशन का जो मोल प्रभाव आएगा, ठीक है, या विलायक का जो मोल आएगा वो सोल्यूशन के मोल के इर्द गिर्द में रहेगा, बराबर तो नहीं होगा, बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि आपने विलेय पदार्थ उसमें मिला दिया, विलेय पदार्थ मिलाया, कुछ ना कुछ तो अंतर आना चाहिए, ऐसी बात है ना कि एकदम सेम आता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हम मान लें कि अगर हमने बहुत कम मात्रा मिलाई है तो उसके इर्द गिर्द में रहेगा, इर्द गिर्द में, तो हम बराबर मान के लेके चल रहे हैं ना। तो कहा उन्होंने कि अगर जो विलयन का मोलों की संख्या होगी वो विलायक के मोलों की संख्या के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि आपने इसकी मात्रा कम ली है। तो इसमें अगर मान लो इसमें जब जोड़ेंगे, मान लो इसका मोल प्रभाव कुछ आया, नहीं मोल कुछ आया, इसका मोल कुछ आया, ये ज्यादा है और ये उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, तो कैपिटल एन और एन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो इसकी जगह पे अगर हम ये रख लें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन कैपिटल एन के। तो ये समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है, गुड। अगर हमें अणुभार निकालना है तो यहां तक नोट करो, ठीक। तो नोट हो गया गाइस, चलो देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन के, ठीक। एक फार्मूला ये बन गया। यदि हम मोलरता में निकालना चाहे, मोलरता में संबंध, तो
तो देखो प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जो क्वथनांक का उन्नयन दिए गए मूल अल्ता मतलब विलेय के या विलयन के मूल अल्ता के समानु मतलब बराबर होता है। क्या होता है गाइस? समानुपाती या बराबर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, जो क्वथनांक का उन्नयन है वो दिए गए विलयन के मोललता के समानुपाती है, मोललता के समानुपाती है। अर्थात डेल्टा टीवी इजकल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, जो ये क्या है? मोललता है। क्या है? मोललता। क्या है? मोललता। तो डेल्टा टीबी इजकल टू क्या हो जाएगा? केबी इंटू यम। यम बराबर हम क्या जानते हैं? यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या ग्राम में बटे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। ठीक है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार केजी में। अगर यन बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्लू और स्मॉल यम। ये यम क्या है? भार है, और ये अणु भार। क्या है? अणु भार। मतलब देखो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। अब हम क्या करेंगे? इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल या मोललता है। ये क्या है? मोललता। तो स्मॉल डब्लू स्मॉल यम बटे कैपिटल डब्लू, और अगर ये केजी में ना देके ग्राम में दिया गया है आपको तो 1000 से भाग कर देंगे। तो ये किसके बराबर है? मोललता के बराबर। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, तो स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे यम कैपिटल डब्लू। ठीक, तो वही मान हम यहाँ रख दे रहे हैं। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी इंटू ये मान कितना है? यम का, कैपिटल यम का मान कितना है? मतलब मोललता का कितना मान है? मोललता बराबर देखो स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे मतलब बाई कैपिटल डब्लू। यम क्या है? यहाँ यम अणुभार है। क्या है? यम अणुभार। अगर हमें विलेय का अणुभार निकालना है, क्या करना है बाबू? विलेय का अणुभार निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यम बराबर के बी स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बाई, अब ये डेल्टा टीबी यहाँ आ जाएगा, डेल्टा टीबी यहाँ आ जाएगा गुणे कैपिटल डब्लू। जान के बराबर क्या है? उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक है। क्या है? उन्नयन स्थिरांक। जहां के बराबर उन्नयन स्थिरांक है, मतलब एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट। नोट करो, नोट हो गया? ठीक, नोट कर लो। क्या हो जाएगा? अब बचा है मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी क्या है? जो केबी क्या है, इस केबी का मान बताओ। तो मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूल एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो अगर आपने कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 केजी ले लिया, मतलब जो विलायक का भार था आपने 1 केजी लिया, और स्मॉल एन बराबर 1 मोल लिया। कितना लिया? 1 मोल। स्मॉल एन बराबर मतलब विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1 मोल। तो परिभाषा देखो, किसी नहीं शुद्ध 1 केजी विलायक में विलीन 1 मोल की संख्या, विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय के विलीन होने पर जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक, तो देखो जो डेल्टा टीबी होगा बाबू वो क्या होगा? केबी इंटू यम, किसके? यम के।
तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान 1/1, तो कट के क्या आएगा, डेल्टा टीबी बराबर Kb। मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या हुआ कि जो विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक है वो क्वथनांक के उन्नयन के बराबर है। कब, जब विलेय 1 kg हो, विलायक 1 kg हो और विलेय का 1 मोल हो तब। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन 1 मोलों की संख्या जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोलर स्थिरांक के बराबर होता है। गुड। अब हम पढ़ेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे बाबू, हिमांक। अब हम नेक्स्ट सेटिंग हमारी है फ्रीजिंग पॉइंट।